नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एम्पावर परिवार में। तो कल जहां से हमने छोड़ा था इतिहास के इस टॉपिक को, जो हम बात कर रहे थे लास्ट टॉपिक की, जिसमें हमने अधिकारों के निर्धारण की बात की, आज हम उससे एक कदम और आगे चलेंगे। आज हम बात करेंगे शक्तियों के विभाजन की। कि अधिकारों के निर्धारण तय कर दिया गया कि नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, अल्पसंख्यक कौन से होंगे, उनको भी तय किया गया। अब हमारे बीच में सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि हमने पहले भी पढ़ा और सबको पता है कि भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ होने के नाते सबसे पहले इस बात की चर्चा की जानी है कि राज्यों का संघ तो है, लेकिन क्या संपूर्ण शक्तियां सभी राज्यों में समान तरीकों से वितरित की जाएगी, या फिर केंद्र में सारी शक्तियों का केंद्रण होगा? क्या एकल व्यवस्थापिका की तरह सारी शक्तियां केंद्र के पास होगी, या विकेंद्रीकरण होगा? तो इन मुद्दों पर या इन चर्चाओं पर बहुत तेज बहस चली और इन बहसों का कई असर हुआ। उनके बाद में उसका विभाजन कर दिया गया। तो अगर शक्तियों के विभाजन की हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पर जो पहले स्पीच देते हैं सबसे पहले वो है अपने जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी क्या कहते? नेहरू जी ने कहा कि हमने देख लिया कि जैसे ही एक शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात आती है तो उसमें सबसे पहले खतरा बनता है राष्ट्र के विभाजन का। क्योंकि मुस्लिम लीग ने कहीं ना कहीं एक अलग स्वतंत्रता के साथ एक राष्ट्र की मांग की थी, अलग संविधान की मांग की थी। हम पहले ये कह सकते हैं कि शुरुआत के दिनों में जब ये चर्चाएं चल रही थी शक्तियों के विभाजन की, तब शक्तियों को स्वायत्तता देने की चर्चा चल रही थी। जब तक मुस्लिम लीग अलग राष्ट्र के रूप में नहीं थी, तब स्वायत्तता दे देंगे। महात्मा गांधी, इनको लगता था कि अलग अलग राज्यों में अगर किसी राज्य में मुस्लिम बाहुल्य तो वहां पर कुछ स्वायत्तता दी जाएगी। लेकिन जब इसका विभाजन हो गया तो ये बात निश्चित हो गई। जवाहरलाल नेहरू ने भी ये बात तय कर दी कि अब जब विभाजन हो ही गया है तो हमें जरूरी है कि हमें एक ऐसे केंद्र की स्थापना करनी चाहिए जो हमारे पड़ोसी देश, या फिर हम यूं कहें कि दुनिया भर में एक मजबूत शक्तिशाली सैन्य तरीके से राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था को कायम कर सके। तो यहां पर जो जवाहरलाल नेहरू है वो केंद्र के पक्ष में अपना भाषण देते हैं और वो कहते हैं कि शक्तियों का जो केंद्र है वो केंद्र के पास होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए यहां पर हमारे आज भी जब संविधान को देखते हैं तो अधिकांश शक्तियां केंद्र के पास है। अगर मैं शक्तियों की बात करूं तो शक्तियों का निर्धारण कैसे किया गया? जवाहरलाल नेहरू के इसी भाषण से इसकी शुरुआत होती है कि वो केंद्र के पक्ष में थे। उन्होंने कहा था एकीकरण व शांति के लिए इन्होंने कहा कि यदि केंद्र को शक्तिशाली बनाना, यदि एक राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना है तो उसके लिए केंद्र शक्तिशाली होना आवश्यक है। ये बात हमारे जवाहरलाल नेहरू ने की। तो कहीं ना कहीं इसी बात की आगे चर्चा की गई। तो अब हम देखेंगे कि शक्तियों का निर्धारण कैसे हुआ। कई तर्क और भी है, उन तर्कों को बाद में देखेंगे। इससे पहले देखते हैं कि शक्तियां किन रूपों में विभाजित की गई। तो आइए चर्चा करते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू जी की प्रमुख बात थी बेटा। तो इसमें कई बार ये पूछ लिया जाता है कि प्रमुख तर्क क्या थे। तो आप ये तर्क को लिख भी सकते हो चाहो तो अपने नोट्स में, या फिर इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए। देखो, इतिहास को अगर साथ साथ चलते चलते जब महसूस किया जाएगा तो उसको लिखने की या रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतिहास के वो तथ्य अपने दिमाग में इस हिसाब से छप जाएंगे। हमें ऐसे महसूस होगा वास्तव में कि ऐसा लगेगा कभी कभार कि जैसे संविधान सभा के सदस्य हम ही थे। ऐसा लगेगा कि हम स्वयं बैठे थे वहां संविधान सभा में। ये इतिहास की एक शानदार विशेषता है कि आप उसको जी सकते हो साथ साथ। चलो, इसको लिख सकते हो, आप लिखो तो। अब अगर मैं शक्तियों के विभाजन की बात करूं तो 3 प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया गया। देखिए कैसे। आज भी हम संविधान की, देखो संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं।
सॉरी 3 सूचियां हैं। 3 क्या है? सूचियां। आपकी 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां है। ये 3 सूचियां कौन कौन सी है सर? तो 3 सूचियों की बात करें तो पहली है संघ सूची। ध्यान से सुनना, पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी आपकी समवर्ती सूची। 3 सूचियां। इस संघ सूची को एक केंद्रीय सूची भी कहते हैं। देखिए बहुत कई बार ये क्वेश्चन आता है और इतिहास ही नहीं, सभी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए भी आवश्यक है, इतिहास के विद्यार्थियों के लिए तो आवश्यक है कि सर जो अधिकारों का निर्धारण किया गया था, जो शक्तियों का जो विभाजन किया गया था, उन शक्तियों के विभाजन को 3 हिस्सों में बांटा गया था। कुछ शक्तियां वो जो केवल केंद्र के पास थी, कुछ वो जो केवल राज्य के पास थी, तो कुछ वो शक्तियां जो राज्य और केंद्र दोनों समन्वित रूप से जिनका उपयोग कर सकते थे। तो आइए अगर हम संघ सूची की बात करें तो इसी को आप केंद्रीय सूची कहते हैं। तो संघ सूची में वो विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार नियम बना सकती है। जिस पर नियम बनाने का अधिकार किसे होगा? केंद्र सरकार का। अगर हम इसमें बात करें तो देखो आपकी कर प्रणाली आ जाएगी उसमें। कर जैसे आय कर हो गया, या फिर सोचो कि कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी है, भारत में अपनी कंपनी लगाना चाहते हैं, इससे जो टैक्स होगा, जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा, वो सीधा भारत सरकार के पास आएगा। उसके बाद हम दूसरी देखते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में अधिकार किसके होंगे? राज्य के पास। इसमें राज्य सरकार के विषय होंगे। जैसे अगर इसमें बात करें तो राज्य स्तरीय कर हो गए कोई, और अगर समवर्ती सूची में बात करें तो समवर्ती सूची वह थी जिसमें केंद्र व राज्य सरकार समन्वित होकर, दोनों मिलजुल कर, कि इसमें केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते थे। दोनों कानून बना सकती थी, लेकिन जो अंतिम निर्णय होता है वो हमेशा केंद्र का होगा। ध्यान रखना, राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बनाती है, केंद्र सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची में राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र भी कानून बना सकता है। लेकिन यदि ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि केंद्र व राज्य के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस समय केंद्र का जो निर्णय होगा वही सर्वमान्य माना जाएगा। अगर मैं सूचियों की बात करूं तो इसमें कितने अधिकार दिए गए? अगर मैं देखूं तो संघ सूची में लगभग वर्तमान में 97 से 100 विषय शामिल किए गए। राज्य सूची की अगर मैं बात करूं तो लगभग 61 विषय शामिल किए गए। समवर्ती सूची की अगर मैं बात करूं तो लगभग 52 विषय शामिल किए गए। तो ये थे राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय। अब हम ये कह सकते हैं कि हमें यहां पर एक निश्चित सी एक बात दिख रही है कि राज्यों का गठन है हमारा देश। हमारा देश जो हम संविधान का पहला ही भाग है उसमें चर्चा की गई कि भारत संघ शासित प्रदेश यानी राज्यों का संघ है। लेकिन यहां पर जो शक्तियों का झुकाव है वो केंद्र की ओर है। तो क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भारत की जो शक्तियों का निर्धारण है या झुकाव है वो केंद्र की ओर है। और इसके साथ साथ हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है 356, इसके तहत राज्य की जो शक्तियां हैं कि राज्य की जो शक्तियां हैं वो केंद्र के हाथों में चली जाएगी। कई बार होता है, आप न्यूज देखते होंगे तो आप कई बार ऐसा लगता है कि जो आपका गवर्नर होता है, जो राज्यपाल होता है राज्य का, वो राष्ट्रपति को अपील करता है कि इस राज्य में जो राज्य सरकार है वो शासन चलाने में सक्षम नहीं है। तो जब सक्षम नहीं होती तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है कि राज्य की जितनी भी शक्तियां होती है वो सारी की सारी केंद्र के पास चली जाती है। जिसे आपातकाल हम कहते हैं। कि आपातकाल की धारा 356 अनुच्छेद 356 कहते हैं। तो आपातकाल 3 अनुच्छेदों के तहत लगता है, 352, 56 और 60। 352 की बात करें तो सशस्त्र विद्रोह,
356 जब एक राज्य सरकार चलाने में सक्षम ना हो, और 360 अनुच्छेद की बात करें तो जब आपातकाल हो, आर्थिक आपात, जब देश में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तब 360 अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो शक्तियों का जो विभाजन है वो 3 हिस्सों में किया गया था, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, ये इतना प्रमुख नहीं है, आप इनको बिल्कुल नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहीं तक सीमित नहीं था, अब इसके साथ साथ मुद्दा यह था कि सर क्या इस पर वाद विवाद नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, इस पर चर्चाएं हुई, गहन वाद विवाद। कई लोगों ने इसके पक्ष में तर्क रखा तो कईयों ने विपक्ष में रखा। कई लोगों ने कहा कि नहीं, शक्तियों का जो निर्धारण है, शक्तियों का जो केंद्रण है वो केंद्र के पास ना होकर राज्यों में विकेंद्रित होना चाहिए। तो यहां पर हम सबसे पहले अगर किसी के विचार देखते हैं तो वो देखते हैं एक मद्रास के एक व्यक्ति के संतनम। के संतनम साहब क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि अगर केंद्र हुआ, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि सभी शक्तियां, इनका स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कई बार, तो आप इनको लिख सकते हो कि सभी शक्तियां यदि कर दी जाए तो राज्य क्या हो जाएंगे? पंगु बन जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने यह कहा कि यदि सभी शक्तियां या राजकोष जो है वो केंद्र सरकार को दे दिया जाए तो राज्य तो अपंग बन जाएंगे, राज्य काम ही नहीं कर पाएंगे। किसी भी राज्य को छोटे छोटे कामों के लिए भी केंद्र सरकार से जाकर राजकोष मांगना पड़ेगा कि हमें अपने राज्य में किसी प्रकार का विकास करवाना है, हमें सफाई करवानी है, हमें सड़कों का निर्माण करवाना है, हमें कोई योजना चलानी है, तो इसके लिए हर बार उन्हें केंद्र से मांगना पड़ेगा। और यह स्थिति कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकती है, राज्य कभी भी अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएंगे। ये संतनम साहब के विचार थे, कहीं ना कहीं विचारों में वजन था, और इन वजन होने के कारण ही शक्तियों का विभाजन कारण बना था, नहीं तो केंद्र के पास और अधिक शक्तियां होती। तो संतनम साहब ने कहा कि राज्य पंगु बन जाएंगे, अर्थात राज्य अपंग हो जाएंगे, वो स्वयं कोई काम नहीं कर पाएंगे, केंद्र से मांग मांग कर काम करना पड़ेगा। और इसके कारण एक समय ऐसा आएगा कि राज्यों में अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाएगी, राज्यों में द्वेष पैदा हो जाएगा। राज्य जो होंगे इन्होंने कहा एक समय ऐसा आएगा कि राज्य केंद्र के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। यानी हम फिर से बात कर रहे हैं कि यदि हमने ऐसी गलती की तो राष्ट्र के विभाजन की या राष्ट्र के टूटने की, राष्ट्र में दरार पड़ने की संभावना पैदा हो सकती है। तो ये थे प्रमुख विचार के संतनम साहब के। इनके विचार बड़े प्रभावी साबित हुए थे। इन्होंने सबसे पहले कहा कि केंद्र शक्तिशाली अगर हुआ तो उसके प्रभाव क्या होंगे कि राज्य को छोटी छोटी चीजों के लिए केंद्र के पास मांगने जाना पड़ेगा, और ऐसा करने से धीरे धीरे वहां पर जो लगातार जब मांगेगा अपना विकास नहीं कर पाएगा, जो असमानता पैदा होगी राज्यों के बीच में, इसके कारण उसमें अलगाव पैदा होगा, और कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा वो विरुद्ध खड़े हो जाएंगे केंद्र। इन्हीं के पक्ष में जवाब देते हुए उड़ीसा के एक और नेता थे, उन्होंने तो यहां तक बोल दिया कि अगर हमने ऐसा किया कि हमने केंद्र सरकार को सभी शक्तियां दे दी तो ये केंद्र या फिर यूं कहे कि राष्ट्र फिर से भी कर सकता है कि सारे जो राज्य हैं वो इनके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं और इस राष्ट्र में फिर से दरार आ सकती है। तो इन्होंने क्या कहा, इनका एक स्टेटमेंट था कि केंद्र फिर से भी कर सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनके जो प्रमुख विचार थे वो ये थे कि शक्तियों का विभाजन राज्यों के बीच में किया जाए, इससे राज्य ज्यादा मजबूत होंगे, राष्ट्र भी मजबूत होगा।
इन्होंने कहा यदि हमने सभी शक्तियां केंद्र को दे दी तो केंद्र के पास जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ जाएगा। संतरम ने कहा कि केंद्र के पास जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ जाएगा, जिसके कारण वो ज्यादा काम कर नहीं पाएगा, सक्रिय रूप से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी है कि इन जिम्मेदारियों को सभी राज्यों के बीच में बांट दिया जाए, इनका विकेंद्रीकरण किया जाए। केंद्रीकरण के विपक्ष में बोले थे। ये संतनम के विचार थे, आप इनको भी लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में देखो अब क्या, शांति से सुनना है, ध्यान से देखो, फोकस रखना। जो काम कर रहे हो जितना भी समय इसको दे रहे हो फोकस के साथ देना। शक्तियों का विभाजन आज एकदम क्लियर करना है अपने को। तो अगर अब हम बात करें तो यहां पर एक देखो तर्क दिया जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, आप सबको पता है विधि निर्माता की भूमिका निभाने वाले बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने दुनिया के कई राष्ट्रों के संविधानों को पढ़ा था, वहां के संविधानों की पूरी अनुसूचियां तैयार करके उनका पूरा गहन अध्ययन करके फिर अपने संविधान के लिए कई नियम और कई कानून देने का प्रयास इन्होंने किया। बी.आर. अम्बेडकर ने कहा, इन्होंने देखो किसका पक्ष रखा। सबसे पहले इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं, मैं एक सक्रिय रूप से या सबके समक्ष ये कह सकता हूं कि मैं चाहता हूं कि केंद्र मजबूत हो। केंद्र मजबूत, इनका एक जो कथन है वो बड़ा फेमस है। इन्होंने कहा कि केंद्र के पास 1935 के अधिनियम से भी अधिक शक्तियां हो। उन्नीस सौ 1935 के अधिनियम से भी अधिक शक्तियां। अगर ऐसा होगा तभी एक हम सुसंगठित केंद्र का निर्माण कर सकेंगे। इन्होंने कहा कि राज्यों को शक्तियां देने से फिर से केंद्र कमजोर पड़ जाएगा और हम एक सुसंगठित राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इन्होंने कहा यह सुसंगठित राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। इनके साथ जब बी.आर. अम्बेडकर साहब ने यह तर्क रखा तो बड़ी एक ज्यादा प्रभाव हुआ, क्योंकि विधि निर्माता काम कर रहे थे, बड़े ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे। जब इन्होंने ये कहा, इनके साथ और भी कई लोग थे जिन्होंने इनका समर्थन किया, जैसे बालकृष्ण शर्मा, बालकृष्ण शर्मा, और इनके साथ एक और साहब थे, अय्यर साहब। अय्यर और बालकृष्ण शर्मा दोनों ने इनका समर्थन किया कि हाँ बिल्कुल केंद्र को शक्तिशाली होना अत्यंत आवश्यक है। तो यहां पर प्रमुख चर्चा यही थी कि अगर शक्तियों के विभाजन की बात करें तो एक मिनट में रिकॉल कर सकते हो आप कि शक्तियों का विभाजन जवाहरलाल नेहरू ने केंद्र के पक्ष में भाषण दिया, बी.आर. अम्बेडकर ने केंद्र के पक्ष में दिया, अय्यर और बालकृष्ण शर्मा ने केंद्र के पक्ष में दिया। इसके साथ इसके विपक्षों की बात करें तो सबसे पहले संतनम ने इसके विपक्ष में तर्क रखे कि केंद्र मजबूत नहीं होना चाहिए। संतनम के विचार बेहद अच्छी तरीके से रखे गए। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र मजबूत हुआ तो राज्यों की स्थिति धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा राज्य केंद्र के विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि राज्य अपना विकास कर नहीं पाएंगे, वो पिछड़ जाएंगे। उन्हें छोटे छोटे विकास की सुविधाओं के लिए केंद्र से राजकोष को मांगना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर सभी शक्तियां केंद्र को दी गई तो कहीं ना कहीं केंद्र पर जो जिम्मेदारियों का बोझ है वो बढ़ जाएगा। तो जब जिम्मेदारियों का बोझ केंद्र पर बढ़ेगा तो वो अपना 100% देकर, हम कहते हैं सर्वांगीण विकास राष्ट्र का नहीं कर पाएगा। इसलिए संतनम ने कहा कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। अब हम जब शक्तियों की बात करते हैं तो हमने देखा कि 7वीं संविधान की 7वीं अनुसूची, जिसमें 3 सूचियां बनाएगी, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची बनाएगी। संघ सूची में उन विषयों को रखा गया जिनमें नियम केवल केंद्र सरकार बना सकती है, जिसमें 97 से 100 के आसपास विषय रखे गए थे, जिसमें आयकर, कोई भी कंपनी देश में निवेश करती है तो उनसे प्राप्त होने वाला कर इसमें शामिल किया गया था।
फिर हम राज्य सूची की बात करते हैं, ये वो विषय थे जिस पर केवल राज्य कानून बना सकता है, जिसमें हमने देखा कि राज्य स्तरीय कर शामिल किए गए थे। और तीसरी सूची जो थी वो थी समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची जिसमें राज्य व केंद्र मिलकर कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि केंद्र व राज्य के बीच में कोई टकराव पैदा होता है तो उस समय केंद्र का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। तो ये था आपकी शक्तियों का विभाजन, बी.आर. अम्बेडकर और इनके विचार। इसके साथ ही ये निश्चित कर दिया गया कि जो एक संघ शासित देश में शक्तियों का झुकाव होगा वो केंद्र की ओर होगा, क्योंकि इसकी प्रमुख वजह थी कि जब पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना, सबको लगने लगा कि यदि विकेंद्रीकरण हुआ शक्तियों का तो कहीं ना कहीं दंगों को, रक्तपातों को रोका नहीं जा सकेगा। हमें बी.आर. अम्बेडकर साहब ने यही कहा था कि शांति स्थापित करने के लिए, दंगों को, रक्तपात को रोकने के लिए आवश्यक है, हाँ इनके स्टेटमेंट में लिख सकते हो, इन्होंने कहा कि दंगों को रोकने वे शांति स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि हम केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान करें। तो निश्चित ही केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई और यह था आपका शक्तियों का विभाजन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो। देखिए लिख लिया है। अब हम बात करेंगे, अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक आपका बचा है, छोटा सा टॉपिक है भाषाई विवाद। मैंने आपको पहले भी बताया कि चैप्टर में अगर संविधान सभा की प्रमुख चर्चाओं की बात करें तो 3 मुद्दे सबसे अहम। उन मुद्दों में सबसे पहला मुद्दा हमने देखा कि संविधान अधिकारों का निर्धारण, अल्पसंख्यकों वाला, दूसरा शक्तियों का विभाजन और तीसरा मुद्दा भाषाई विवाद। आइए चर्चा करते हैं भाषाई विवाद। भाषा 8वीं अनुसूची आपको विदित होगा। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो होगा राष्ट्र की भाषा। ये राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आशा है समझ जाएंगे आप। अब हम राष्ट्र की भाषा की बात करें। राष्ट्र भाषा की अगर बात करें तो उस समय एक भाषा प्रचलित थी जिसका नाम था हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी भाषा उन भाषाओं का मिलाप था जो फारसी से निकली उर्दू के शब्द और संस्कृत निष्ठ हिंदी के शब्द मिलकर एक भाषा का निर्माण था, उसका नाम था हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी जो आम बोलचाल की सबसे प्रमुख भाषा थी इस टाइम की, जो सबसे विस्तृत भाषा थी। महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्र भाषा बनाना चाहते थे। अगर हम भाषा की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं विचार महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के विचार शायद आपको सही दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखता हूं, मार्कर चेंज करते हैं। महात्मा गांधी ने सबसे पहले पक्ष रखा हिंदुस्तानी भाषा का। हिंदुस्तानी, महात्मा गांधी के अनुसार हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्र की भाषा बनाना चाहिए। इसके पीछे इन्होंने तर्क क्या रखे? देखो, इनका सबसे पहला तर्क था कि हिंदुस्तानी सबसे ज्यादा आम बोलचाल की भाषा है। और हिंदुस्तानी की विशेषता क्या थी इसमें? उर्दू व संस्कृत निष्ठ
हिंदी के शब्द थे। इसके अलावा महात्मा गांधी ने जो सबसे प्यारा पॉइंट रखा, इन्होंने कहा कि राष्ट्र के सभी भागों को आपस में जोड़कर रखें। इन्होंने कहा कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, या राष्ट्र के किसी भी भाग का, उत्तर से दक्षिण तक भारत को आपस में जोड़ने का काम करेगी हिंदी। यह महात्मा गांधी के विचार थे राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हिंदुस्तानी को। लेकिन समय के साथ कुछ बदलाव आए, कुछ और तर्क उत्पन्न हुए। तर्क उत्पन्न ऐसे हुए कि धीरे धीरे परिवर्तन यह हुआ कि हिंदुस्तानी भाषा से उर्दू के शब्दों और संस्कृतनिष्ठ हिंदी के शब्दों को अलग करना शुरू कर दिया। यहां पर लोगों का तर्क दिया गया कि हमारे हिंदुस्तान की भाषा केवल हिंदी होनी चाहिए, उर्दू से जुड़े हुए शब्दों वाले हिंदुस्तानी नहीं। हिंदी वो जिसकी लिपि देवनागरी हो और जिसके शब्दों का चयन संस्कृतनिष्ठ तरीके से किया जाए। अगर हम बात करें आगे, तो ये महात्मा गांधी के विचार थे। उसके बाद भाषा को लेकर कई तर्क उठे, और इन तर्क में सबसे जो प्रमुख तर्क की हम बात करेंगे वो करेंगे आर.वी. धुलेकर के। उन्होंने हिंदुस्तानी का विरोध करते हुए हिंदी देवनागरी लिपि वाली संस्कृतनिष्ठ हिंदी अपनाने की बात की थी। तो देखो कैसे, लिख लियो भाई। देखो, अगर फिर भी चैप्टर के बीच में कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आता, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट पढ़ेंगे, उनका जवाब भी देंगे, उस पर काम भी करेंगे, फीडबैक दे सकते हैं, हम मैसेज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हिंदी के विरुद्ध में जो तर्क दिया था, आर.वी. धुलेकर। इन्होंने कहा था कि संस्कृतनिष्ठ हिंदी अपनाई जाएगी। जिसकी लिपि होगी देवनागरी। सर यहां चर्चा किस चीज की चल रही थी सर? क्या राष्ट्रभाषा बनाने की चर्चा चल रही थी? सिर्फ नहीं, यहां पर चर्चा यह चल रही थी कि संविधान किस भाषा में लिखा जाएगा। सबसे प्रमुख चर्चा यह थी, पहले तो कि संविधान किस भाषा में लिखा जाएगा, संविधान लिखने के बाद राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कौन सी बनाएगी। दो चर्चाएं प्रमुख थी। तो संविधान लिखने के तर्क में यहां पर जो अपने आर.वी. धुलेकर साहब है, इन्होंने कहा कि संविधान की भाषा हिंदी होनी चाहिए, और हिंदी से आशय ये संस्कृतनिष्ठ हिंदी। इसी के बीच में क्या है, एक दक्षिण के किसी नेता ने खड़े होकर कहा कि संविधान सभा के जितने भी सदस्य हैं उनमें से कई ऐसे सदस्य जो हिंदी को बखूबी तरीके से नहीं जानते। तो यहां पर आर.वी. धुलेकर साहब कहते हैं कि सभा में जो लोग, देखो इन्होंने तर्क देखना, कंफ्यूज मत होना। कई बार मुझे बच्चे बोलते सर इन्होंने भी तो हिंदुस्तानी की बात की थी। इन्होंने कहा यदि इस संविधान सभा में बैठा व्यक्ति हिंदी न जाने तो उसको अधिकार ही नहीं कोई संविधान सभा में बैठे। हिंदुस्तानी से अर्थ वो हिंदुस्तानी नहीं है जो उर्दू के शब्दों से मिलकर बनी थी। उन्होंने कहा हिंदुस्तान की भाषा हिंदी और यही हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी का मतलब हिंदुस्तान की भाषा, और इनके हिसाब से हिंदुस्तानी कौन सी है? शुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी। धुलेकर साहब ने यह बात की। तो धुलेकर साहब के तर्क बड़े विद्रोह का कारण बने। कई सारे विरोध बेटा वहां पर होने लगे। जो संविधान सभा चल रही थी उसमें कई सारे विरोध हुए। इस विरोधों में आगे इनका वापस एक तर्क देंगे। देखो, दक्षिण की एक महिला है, ये धुलेकर साहब के विचार थे हिंदी को लेकर, और इन्होंने कई लोगों का मजाक उड़ाया था कि आपको क्या लगता है हम हिंदी आप पर थोप रहे हैं।
थोप नहीं रहे। ये एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया, इतिहास से जुड़कर आई है। हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। जब इनके सामने चर्चा की गई तो तर्क लास्ट में जो भाषाई कमेटी बनी थी, भाषाई समिति ने रिपोर्ट दी अपनी, और उस रिपोर्ट में भी उन्होंने हिंदी की हिमायत की थी। लेकिन इन्होंने यह कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा न बनाकर हिंदी को राजभाषा बनाया। इन्होंने कहा कि हो सकता है राष्ट्रभाषा बनाने के लायक है हिंदी, लेकिन एक साथ नहीं, कदम दर कदम धीरे धीरे हिंदी का विकास किया जाएगा। शुरुआत में इसको राजभाषा बनाया जाए और धीरे धीरे इसको राष्ट्रभाषा की ओर लेकर जाएंगे। लेकिन जो शुरुआती 15 साल है, 15 साल अंग्रेजी भाषा, कि शुरुआती 15 साल तक राजकीय कार्य जितने भी होंगे वो अंग्रेजी भाषा में होंगे, ताकि जो लोग हिंदी को नहीं समझते उनको परेशानी ना हो। इसके साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दी जाएगी। क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाने का अधिकार होगा। ये जो तर्क है ये आपकी भाषाई समिति के ध्यान रखना। भाषाई समिति ने क्या रिपोर्ट रखी थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जा सकता है, लेकिन समय के साथ विकास करके इसका, लेकिन इससे पहले इसको राजभाषा बनाया जाए। लेकिन शुरुआती जो 15 साल है उसमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाए, ताकि जो लोग हिंदी को नहीं समझते, जैसे दक्षिण के लोगों के लिए काम आसान हो जाए। और इन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाने के, दक्षिण के लोग अपनी दक्षिण की भाषा अपना सकते हैं, उत्तर के किसी राज्य में अगर किसी अलग भाषा का प्रयोग किया जा सकता है तो अलग भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्षेत्रीय भाषाओं को भी इसमें मान्यता दी गई। लेकिन वही बात दुलेकर साहब ने फिर से कहा कि ना, सिर्फ राजभाषा से काम ना चलेगा, हिंदी को अब राष्ट्रभाषा ही बनाइए। जब हिंदी को राष्ट्रभाषा की इतनी बात तेज होने लगी तो अब एक चीज आप जरूर समझ सकते हैं कि लोगों के मन में एक भाव पैदा होने लगा। एक समझने की बात है, ध्यान से सुनना। लोगों के मन में एक भाव पैदा होने लगा कि भाई कल तक जो उर्दू के साथ था, हिंदुस्तानी भाषा का प्रचार चारों तरफ चल रहा था, उर्दू और हिंदी साथ में थी, आज हिंदी ने उर्दू को नकार दिया। कल से ये ना हो कि हमारी क्षेत्रीय भाषाओं को भी नकार दे। ध्यान से सुनना, आगे आप अभी एक टॉपिक पढ़ने वाले हो कि वर्चस्व का भेद था, भाषा की वर्चस्व का भेद दुर्गाबाई ने एक तर्क रखा था। तो ये किस कारण कहा गया कि उर्दू को जिस प्रकार हिंदी से अलग कर दिया गया, उसका वर्चस्व खत्म किया जा रहा है। हो सकता है कि धीरे धीरे क्षेत्रीय भाषाओं को भी खत्म कर दिया जाए, उनकी भाषा और संस्कृति को खत्म कर दिया जाए। तो ये वर्चस्व का भेद था कि हिंदी का कहीं वर्चस्व स्थापित ना हो जाए, कि उनकी क्षेत्रीय संस्कृतियां खत्म हो जाए। तो आगे चलते इनका वापस जवाब देते हैं। आप इनके तर्कों को लिख सकते हो, मैं तो कहता हूं लिखिए, बेहद इंपॉर्टेंट है ये। इनके विचारों को लिखिए, आप भाषाई समिति की रिपोर्ट को लिखिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो इनका वापस तर्क दिया। एक महिला का नाम आएगा यहां, दुर्गाबाई, श्रीमती दुर्गाबाई। यह भी दक्षिण की थी। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, इन्होंने कहा था इससे एक भय व्याप्त हो जाएगा। कैसा? एक बात कही थी कि आप जो ये हिंदी की, ऐसी हिंदी के लिए ऐसे जो कदम उठा रहे हो, हिंदी के लिए उठाए गए कदम
देखिए एग्जैक्ट तर्क इन्होंने ये कहा कि हिंदी के लिए आप जो कदम उठा रहे हो, इसे कहीं ना कहीं जो लोग क्षेत्रीय भाषाओं को मानते हैं उनके मन में शंका पैदा हो जाएगी कि ये लोग जो ऐसे इतने उग्र तरीके से कदम उठा रहे हैं तो ये हमारी क्षेत्रीय भाषाओं को भी कुचल सकते हैं। इससे एक सुसंगठित राष्ट्र के स्थान पर हम ये कह सकते हैं कि हिंदी के विरुद्ध में और अधिक विद्रोह होंगे। इन्होंने कहा कि दक्षिण में तो यूं ही हिंदी के विरोध हो रहा है, हिंदी का विरोध, लेकिन इन्होंने कहा कि मतलब अपनी बात कही कि हिंदुस्तानी को स्वीकार किया। देखो क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदुस्तानी के पक्ष में दुर्गाबाई के क्या विचार थे, या फिर भाषाई पक्ष में हिंदू जो दुर्गाबाई है उनके क्या विचार थे, वर्चस्व के भय को लेकर दुर्गाबाई क्या कहना चाहते थे। कुछ भी तरीके से कोई क्वेश्चन अगर आ जाए हिंदुस्तानी भाषा को लेकर तो हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी भाषा के प्रचार के लिए दुर्गाबाई ने दक्षिण में कई विद्यालयों की स्थापना की थी। हाँ, प्रचार के लिए दक्षिण में हिंदुस्तानी ने कई विद्यालयों की स्थापना की। लेकिन इन्होंने कहा हमने हिंदुस्तानी के लिए प्रचार किया है, लेकिन आपने अब हिंदुस्तानी को तोड़ना शुरू कर दिया है, एक संस्कृतनिष्ठ हिंदुस्तानी को अलग करना शुरू कर दिया है, उर्दू को आप उससे अलग निकाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं इससे लोगों के मन में भय व्याप्त हो जाएगा कि धीरे धीरे ये लोग हमारी संस्कृति को भी इसी प्रकार खत्म कर देंगे। तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, एक वर्चस्व का भय कायम हो जाएगा। जब दुर्गाबाई ये बात बोल रहे थे इनके सपोर्ट में एक और व्यक्ति उतरे, शंकरदेव राव ने भी यही विचार रखे कि मैं गांधी जी का भक्त हूं, तो गांधी जी ने अगर हिंदुस्तानी कहा है तो मैंने भी हिंदुस्तानी अपना लिया। तो ऐसा भी आ सकेगा कि शंकर राव के क्या विचार थे, शंकर देव के क्या विचार थे, ऊपर लिख देता हूं। ये भी हिंदुस्तानी अपनाना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने कहा मैं गांधी जी का हिमायती हूं, गांधी जी जैसा भी बोलेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूं, हिंदुस्तानी। और ये एक्चुअल में थे कहां, मुंबई के। तो आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है कि वर्चस्व का भय क्या था, भाषाई वर्चस्व का भय क्या था। तो आप इसे लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक अंतिम पॉइंट, छोटा सा टॉपिक बचा है, बस 5 मिनट का हो, आप जुड़िए, हम लेकर चलते हैं आगे आपको अंतिम टॉपिक पर। लिखिए इसको। देखिए अगर लिखना हो तो इसको पॉज करके लिख लीजिए ना। और इसको हम ये कह सकते हैं भाषाई वर्चस्व का। कैसा वर्चस्व, भाषाई। और किस भाषा का, हिंदी भाषा का। इन्होंने कहा कि यदि ऐसे ही तर्क वितर्क चलते रहे या हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए इस प्रकार कदम उठाए गए तो लोगों के मन में ऐसे विचार उत्पन्न हो जाएंगे, उनके मन में गहरे भाव उत्पन्न हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति को खत्म किया जा सकता है। तो वर्चस्व कैसा, लोगों को अपनी क्षेत्रीय भाषा व
संस्कृतियों को खोने का भय सताने लगेगा। तो ये आपके वर्चस्व का भय। देखो बड़ा छोटा सा एक पॉइंट है, किताब में कितना बड़ा लिखा का फर्क नहीं पड़ता। इसका प्रमुख बिंदु क्या है, इन्होंने कहा कि यदि ऐसा ही चलता रहा, दुर्गाबाई ने कहा, तो हमने हिंदुस्तानी की हिमायत की है, हिंदुस्तानी को चाहते हैं, लेकिन यदि आपने अभी जैसे उर्दू के शब्दों को अलग कर दिया, संस्कृत ने हिंदी के शब्दों को अलग कर दिया, तो इसी प्रकार इन लोगों के मन में भी एक भय व्याप्त हो सकता है कि हमारी संस्कृति को भी कहीं ना कहीं कुचला जा सकता है या अलग किया जा सकता है। तो ये था आपका वर्चस्व का भय। इसी के साथ आपके संविधान निर्माण का जो अंतिम चैप्टर था वो समाप्त हुआ। ये आपका अंतिम बिंदु था। इसको वापस रिवाइज कर सकते हैं। हमने इसके 3 पार्ट बनाए। पहले पार्ट में हमने संविधान सभा के उसके गठन की चर्चा की थी, दूसरे पार्ट में हमने अधिकारों के निर्धारण की चर्चा की थी, और आज का जो तीसरा लास्ट पार्ट है उसमें हमने राष्ट्रभाषा व शक्तियों के विभाजन की चर्चा की। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। और अधिक जुड़िए, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लीजिए। हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा जहां कहीं पर भी बैठा हो, किसी भी अभाव में बैठा हो, उस तक ये शिक्षा पहुंच सके। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए ताकि सभी इसका लाभ ले सके। और अगर कोई कमी या फिर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप बिल्कुल कमेंट में बेझिझक तरीके से बता सकते हैं। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।